नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत का चीन को साफ संदेश। लद्दाख में सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटने बिना शांति बहाली संभव नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रंप ने चीन को फिर से घेरा, कहा अब दुश्मन भी कह रहे हैं कि चीनी वायरस को लेकर मैं सही था। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत का चीन को साफ संदेश। लद्दाख में सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटे बिना शांति बहाली संभव नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर भारत ने गुरुवार को कहा कि क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है तथा सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली एवं द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर अंतरिम सहमति बनी कि वे जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखेंगे और किसी नई घटना से बचेंगे। हमें उम्मीद है कि कोई भी पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो इस समझ के अनुरूप नहीं हो। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के इन क्षेत्रों से सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली एवं द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। उनसे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध से जुड़ी ताजा स्थिति के बारे में पूछा गया था। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध के संदर्भ में हाल ही में कहा था कि भारत और चीन के संबंध ऐसे चौराहे पर हैं जिसकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पड़ोसी देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौतों को पालन करता है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने इस वर्ष शुरू की गई सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बारे में 30 अप्रैल को अपने चीनी समक्ष के साथ चर्चा की थी। इस बारे में मंत्रालय ने कहा था कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और इसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पैंगोंग त्सो इलाके में पिछले वर्ष हिंसक संघर्ष के बाद सीमा गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने हजारों सैनिकों एवं भारी हथियारों की तैनाती की थी। सैन्य एवं राजनयिक स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने इस वर्ष फरवरी में पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों एवं हथियारों को पीछे हटा लिया था। हालांकि समझा जाता है कि कुछ स्थानों पर सैनिकों के पीछे हटने को लेकर अभी भी गतिरोध बरकरार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने चीन को फिर घेरा, कहा अब दुश्मन भी कह रहे चीनी वायरस को लेकर मैं सही था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन को घेरा है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा कि अब सभी यहाँ तक कि कथित दुश्मन भी यह कहने लगे हैं कि मैं चीन के वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस बता रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके कथित दुश्मन समेत सभी यह कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने एक बयान जारी चीन को आड़े हाथ लिया है। बयान में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को अमेरिका और दुनिया को $10 ट्रिलियन का भुगतान करना होगा। चीन की वजह से दुनिया में हुई मौतों और विनाश के लिए इस रकम का भुगतान करना होगा। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने बैन झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अब सभी यहाँ तक कि तथाकथित दुश्मन ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही थे। चीन को अमेरिका और दुनिया को कोरोना से मौत और विनाश के लिए $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना चाहिए। बता दें कि दुनिया भर के कई विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन की वुहान लैब पर शक जताया है। बाइडेन प्रशासन के साथ ब्रिटेन और भारत ने भी जब अब कोरोना के नए सिरे से जांच की मांग की है, वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन पर फिर दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और यहीं से दुनिया में फैला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीती रात सलमान नाम के शख्स ने पुलिस को कॉल कर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। 22 साल के आरोपी को दिल्ली के खजूरी खास थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने को पता चला है कि इसके खिलाफ थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है और बेल पर जेल से बाहर आया है। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि जेल जाने के लिए कॉल किया था। पिछले साल नवंबर में भी एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को फोन कर पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि उस उक्त शख्स खराब के नशे में था।
शराब के नशे में था और नशे में ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरम पड़ा अमेरिका, भारत भेजेगा टीके, वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई से भी हटाई रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कच्चे माल की निर्यात से अमेरिका ने रोक हटा ली है। इसके अलावा अपने पड़ोसी और साझेदार देशों की उस लिस्ट में भारत को भी अहम स्थान दिया है जिन्हें वह कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल एलोकेशन प्लान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत अमेरिका की ओर से दुनिया के कई देशों को कोरोना टीकों की 25 मिलियन डोज की सप्लाई की जानी है। इसका बड़ा हिस्सा भारत को भी मिलने वाला है। अमेरिका के रुख में यह बदलाव इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि बीते कुछ महीनों से उसने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कच्चे माल की निर्यात पर रोक लगा रखी थी। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार शाम को मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। अमेरिका ने इससे पहले डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया था जिसके चलते किसी भी अहम चीज की सप्लाई में अमेरिका को प्राथमिकता देना जरूरी था। बता दें कि भारत ने अमेरिका से इस रोक को हटाने की अपील भी की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि भारत हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा था जो हमें याद है और हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। यह रोक हटाए जाने के बाद वैक्सीन निर्माताओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो जाएगी। अमेरिका के इस कदम के बाद वैक्सीन सप्लाई सुगम हो जाएगी। तरनजीत संधू ने बताया है कि अमेरिका के वैश्विक आवंटन प्लान से भारत को फायदा होगा। अमेरिका के इस प्लान के तहत भारत को बड़ी संख्या में वैक्सीन मिल सकती है। अमेरिका भारत सहित महामारी से प्रभावित सबसे कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज की पहली किस्त बांटने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी एएनआई के दिए एक इंटरव्यू में संधू ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने आज 2.5 करोड़ टीकों के वैश्विक आवंटन योजना की घोषणा की है। अमेरिका द्वारा पहले घोषणा किए गए 8 करोड़ टीकों में से दी जा रही है पहली किस्त है। टीकों का बंटवारा 2 श्रेणियों में किया जाएगा। पहला कोवैक्स पहले के जरिए और दूसरा सीधे पड़ोसी और सहयोगी देशों को। संधू ने कहा, प्रधानमंत्री ने भारत को वैक्सीन आपूर्ति के आश्वासन के लिए वीपी कमला हैरिस को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सरकार, उद्योग, कांग्रेस और प्रवासी भारतीयों के समर्थन और एकजुटता की भी सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि हैरिस और पीएम मोदी ने टीकों में भारत अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों के बारे में बात की और वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सहित आगे की क्वाड पहल पर भी चर्चा की। वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति सामान्य होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने हैरिस को भारत आने का न्योता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। इन राज्यों में चलेगी आंधी। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिन की देरी से गुरुवार को केरल में दस्तक दी। केरल में मानसून का पहुंचने के साथ ही देश में बारिश का दौर शुरू हो गया। अगले 12 घंटों के दौरान केरल में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इधर दिल्ली एनसीआर के इलाके में 6 जून तक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून तक दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के कुछ भागों, पुडुचेरी तटीय एवं कर्नाटक के अंदरूनी दक्षिणी हिस्सों, रायलसीमा और दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ जाएगा। आज यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान के जारी रहने की संभावना है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में मानसून पूर्व बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात की जानकारी दी। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार शनिवार तक मुंबई और महाराष्ट्र के पूरे तट पर भारी बारिश होगी। आईएमडी ने कहा, मौजूदा मौसम की स्थिति में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तीव्रता के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्व मध्य अरब सागर और उत्तर कोंकण तथा चक्रवाती परिसंचरण के कारण ट्रफ कमजोर हो गया है। ट्रफ एक प्रकार का कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। यह नंदुरबार से सोलापुर तक जिलों को कवर करते हुए मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश ला सकता है। आईएमडी ने कहा कि अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में छिटपुट बारिश की संभावना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव, अब तक पीछे नहीं हटे हैं सैनिक। एमईए ने दी अहम जानकारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर भारत ने गुरुवार को कहा कि क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तथा सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली एवं द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर अंतरिम सहमति बनी कि वे जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखेंगे और किसी नई घटना से बचेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि कोई भी पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो इस समझ के अनुरूप नहीं हो। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के इन क्षेत्रों से सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही सीमावर्ती इलाकों में
पूर्ण रूप से शांति बहाली एवं द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। उनसे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध से जुड़ी ताज़ा स्थिति के बारे में पूछा गया था। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख के गतिरोध के संदर्भ में हाल ही में कहा था कि भारत और चीन के संबंध ऐसे चौराहे पर हैं जिसकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पड़ोसी देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौतों को पालन करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर पर नहीं कम हो रही टेंशन, अमेरिका से हंटर ड्रोन खरीदने के लिए नौसेना ने किया सरकार से संपर्क। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ समय से शांति है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से टेंशन कम नहीं हो रही है। हाल ही में चीन ने कुछ ऐसी गतिविधियां की है जिसके बाद भारत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। भारतीय नौसेना ने देश को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है और अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए कहा है। इन ड्रोन्स के मिलने के बाद ये चीन के विंगलुंग सेकंड से आसमानी से टक्कर ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ड्रैगन समेत अन्य देशों पर भारी पड़ेंगे। चीनी हथियार वाले ड्रोन को पाकिस्तान ने भी खरीदा है और मूल निर्माता चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त रूप से इसका प्रोडक्शन करने की योजना है। भारतीय नौसेना, जिसे MQ-9 ड्रोन की खरीद के लिए सेना और वायुसेना दोनों के नेतृत्व के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ने रक्षा मंत्रालय से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में रक्षा खरीद बोर्ड की बैठक जल्द से जल्द बुलाने के लिए कहा है, जिसके बाद सैद्धांतिक रूप से परियोजना को मंजूरी दी जा सके। एक बार जब DPG परियोजना को मंजूरी दे देता है तो नौसेना खरीद की आवश्यकता की स्वीकृति के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद का रुख करेगी, जो सरकार के तहत अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से सरकारी योजना के लिए किया जाएगा। नौसेना और अन्य दोनों सेनाएं अमेरिका से लीज पर 2 शिकारी ड्रोन्स के प्रदर्शन से सबसे अधिक संतुष्ट हैं, क्योंकि इसने इंडोनेशिया से सुंडा जल डमरू मध्य से अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट तक समुद्री डोमेन में जागरूकता विकसित की है। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को 10 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे, जो निर्देशित बम और हेल फायर मिसाइलों से लैस होंगे। रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा योजना समिति की बैठक में ड्रोन विकसित करने और बेचने के लिए DEF एक्सपो 2020 में HAL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे को उठाया। सशस्त्र बलों ने बताया कि इजरायली ड्रोन हंटर की भूमिका में है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन हंटिंग के साथ आतंकवादियों और विद्रोहियों को नष्ट करने की दोनों भूमिका निभाता है। यह अफगानिस्तान और इराक में सिद्ध भी हो चुका है। इस बीच भारतीय सेना लीज पर इजरायल से 6 हेरॉन उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है और मौजूदा हेरॉन ड्रोन को डेटा लिंक और बेहतर रडार के साथ पैरेलल रूप से अपग्रेड कर रही है। वहीं लीज का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास लंबित है, जबकि अपग्रेड किए जाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। मालूम हो कि भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल से ही तनाव की स्थिति है। कई दौर की बातचीत के बाद कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट हुई है, जबकि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। इसी दौरान LAC के पास चीन की ओर ड्रैगन की सेना की हलचल दिखाई दे रही है। डेप्थ इलाकों में अपनी सीमा में चीनी जवानों ने बंकर भी बना लिए हैं। हालांकि भारतीय जवान भी किसी भी हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों व वंचितों के लिए चलेगा मोदी सरकार का विशेष अभियान, बनेंगे 2 करोड़ राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, जिनके राशन कार्ड ना बन पाए हो वे जरूर बनवा ले। विशेष अभियान चलाकर समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि उन्हें रियायती दर पर अनाज मुहैया हो सके। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू करने को कहा है। निचले तबके के ऐसे लोगों को राशन कार्ड देकर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि देश के लगभग 2 करोड़ लोगों को नया राशन कार्ड दिया जा सकता है। वे गुरुवार को पत्रकारों से वर्चुअल वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण गरीबों, कूड़ा बीनने वालों, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूरों, बेघर लोग और घुमंतु परिवार के राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को राशन न मिलने की खबरें सामने आई। स्थायी पता न होने की वजह से इन लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बनाए जा सके हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे समाज के निचले तबके के ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बनाए। खाद्य सचिव पांडे ने बताया कि पूरे देश में 4.39 करोड़ बोगस राशन कार्डों को रद्द कर उनकी जगह नए राशन कार्ड बनाए गए हैं कि लोगों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खाद्य मंत्रालय की एडवाइजरी में 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र ने गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घोषित की है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की टीका कूटनीति पर ताइवान का हमला, बोले सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, ताइवान ने चीन की आक्रामक टीका कूटनीति पर करारा हमला बोला है। ताइवान ने कहा है कि चीन आंशिक रूप से दबाव बढ़ाने के लिए टीके और महामारी संबंधी अन्य मदद करने के बदले में देशों से राजनीतिक लाभ ले रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बृहस्पतिवार को फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ जापान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपने राजनीतिक एजेंडे को थोपने के लिए वैश्विक महामारी में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने यह भी कहा कि चीन की टीका कूटनीति से मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लकीरें खिंच गई है। इन देशों में तनाव पैदा हो रहा है। चीन को इस संकट में पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल रहा है। चीन कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी स्वदेशी वैक्सीन और अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। चीन की चालबाजी देखिए कि जो बीजिंग के साथ राजनीतिक साझेदारी करने वह उन मुल्कों को कार्यों के लिए आर्थिक मदद दे रहा है। जोसेफ वू ने कहा कि चीन साझेदारी का इस्तेमाल ताइवान और अमेरिका के सहयोगियों को अपनी ओर करने या उन पर दबाव बनाने के लिए करता है। चीन अपनी टीका कूटनीति के जरिए राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसे में जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में फंस गया है, चीन दक्षिण एशियाई देशों के बीच अपनी वैक्सीन कूटनीति को लेकर ज्यादा मुखर नजर आ रहा है। चीन भारत के पड़ोसियों नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी मदद कर अपनी कूटनीति को अंजाम दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब, 5 राज्यों के चुनावों में वीवीपैट में सही पाया गया हर वोट। जी हां दोस्तों, हाल ही के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स एक दूसरे के साथ 100% मेल खाते हैं। एएनआई से बात करते हुए भारत के चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, डेटा ईवीएम और वीवीपैट के बीच 100% मिलान दिखाता है, जो इसकी सटीकता और प्रामाणिकता साबित करता है। इन पिछले विधानसभा चुनावों में इन 2 मशीनों के परिणाम इसकी प्रामाणिकता का पहले की तरह पुनः पुष्टि करता है। 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि हर चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ईवीएम को 1989 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया था। 2019 के आम चुनावों में भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का उपयोग किया गया था। हालांकि 2014 में वीवीपैट का उपयोग सिर्फ 8 निर्वाचन क्षेत्रों में ही किया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 1492, तमिलनाडु में 1183, केरल में 728, असम में 647 और पुडुचेरी में 156 वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग के लिए 2019 के आम चुनाव में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5 ईवीएम में वीवीपैट पर्चियों की भौतिक गणना करना अनिवार्य होगा। देश के शीर्ष न्यायालय का यह निर्देश 21 विपक्षी दलों द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद आया था। 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा था और ईवीएम की गिनती के साथ सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान करने के लिए कहा था। नियम के अनुसार वीवीपैट पर्चियों की संख्या और संबंधित ईवीएम की गिनती के बीच बेमेल होने की स्थिति में वीवीपैट की गिनती ही मान्य होती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी पर चीन का खेल जारी है, भयावह रूप से बदल रहा रवैया। जी हां दोस्तों, चीनी रवैया भयावह रूप से बदल रहा है। भले ही शी जिनपिंग की सरकार भारत को वर्तमान स्वास्थ्य आपदा में चिकित्सा सहायता की पेशकश करने के लिए आगे आई है, मगर चीन का मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र आपदा से निपटने के भारतीय प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं। वर्तमान में भारत में रहने वाले चीनी नागरिकों को उकसाया जा रहा है कि वे यहाँ से बीमार मरीजों की वीडियो रिकॉर्ड कर चीनी मीडिया को भेजें। चीन पर नजर रखने वाले जाने माने भारतीयों ने तस्वीरों में दिखाई जा रही सड़कों पर ऐसे कई मरते हुए लोगों की पहचान की है। उसके साथ की जा रही टिप्पणियों में सहानुभूति के बजाय नेताओं का उपहास किया जा रहा है। क्या दुनिया को चीन से यही उम्मीद करनी चाहिए, जो कि प्राचीन सभ्यता होने का दावा करता है, या फिर यह सब कहीं चीन का दिमागी खेल तो नहीं है? हैरान करने वाली बात यह है कि चीनी शासन की भूमिका की जांच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चुप्पी साध ली है और महामारी से जुड़ी सूचना को अधर में लटका दिया है। चीनी मीडिया घरानों की हरकत के लिए WHO की विफलता जिम्मेदार है। इसी तरह दक्षिण एशिया में सरकारों से सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी सामरिक तंत्र रणनीतिक पैंतरेबाजी कर रहा है, क्योंकि ये देश कोविड-19 से जूझ रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया था। बांग्लादेश में लंबे समय से किया जा रहा चीनी निवेश ऐसे ऋण है जो अनिवार्य रूप से सामरिक ताकत और सड़क क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके केंद्र में चीनी रोड एंड बेल्ट परियोजना है, जिसके जरिए म्यांमार के बंदरगाहों को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बाद चीन में सिर उठा रही दूसरी महामारी, मिला नया वायरस। जी हां दोस्तों, चीन में सामने आए बर्ड फ्लू के रेयर मामले ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन के इतिहास को देखते हुए सावधानी जरूरी है। मामले की अनदेखी विश्व बिरादरी के कोरोना की तरह महंगी पड़ सकती है। वैसे बर्ड फ्लू दुनिया के लिए नई बीमारी है, लेकिन H10N3 नए स्ट्रेन है और ये पहली बार किसी मनुष्य में पाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर मार्शल VR चौधरी होंगे भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ, 30 जून को संभालेंगे पदभार। जी हां दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 30 जून को वायुसेना के अगले वाइस चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। VR चौधरी वर्तमान में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चौधरी ने पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पदभार संभाला था। नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर 29 दिसंबर 1982 में शामिल किया गया था। चौधरी अब तक कई मुख्य पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्वॉर्ड आर्म के रूप में जाने जाने वाली वेस्टर्न एयर कमांड लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चीन और पाकिस्तान दोनों से लगी भारत की सीमाओं की निगरानी करती है।
1982 में कमीशन होने के बाद विवेक चौधरी 1993 में स्क्वाड्रन लीडर बने, 1999 में विंग कमांडर, 2006 में ग्रुप कैप्टन, 2009 में एयर कमोडोर, 2013 में एयर वाइस मार्शल और अक्टूबर 2018 में एयर मार्शल के पद पर नियुक्त हुए थे। अपने लगभग 4 दशक के करियर के दौरान एयर मार्शल चौधरी ने जामनगर, श्रीनगर, अवंतीपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और डंडीगल में अपनी सेवाएं दी हैं। एयर मार्शल विवेक चौधरी को सैन्य पुरस्कार अति विशिष्ट सेवा मेडल देकर सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार उत्तम युद्ध सेवा मेडल के बराबर है। वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ के तौर पर एयर मार्शल विवेक चौधरी की पोस्टिंग ऐसे समय पर हुई थी जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच सीमा पर काफी विवाद बढ़ गया था। साथ ही पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।